उसमें देखिए, विकासवादी राजनीति को लेके बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, जैसे आम जनता की समस्या कि जो आम नागरिक है उसके लिए शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुलभ होना चाहिए। कि जो हमारा युवा है, जो शिक्षित होके आ रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, उसके सामने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो जाके क्या करे। व्यापारिक फसलों को बढ़ाने के लिए कुछ कंपोजिट। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज दर्शकों, जो राजनीतिक शख्सियत हमारे साथ हैं, राजनीतिक अनुभव काफी पुराना है, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, धरातल पर आम जनमानस की समस्याओं को, जरूरतों को और धरातल पर हकीकतों को अच्छे से समझते हैं और किस तरीके से इस देश की राजनीति में और जनता के जीवन में, आम जनमानस के जीवन में बदलाव किया जा सकता है, उनकी एक अपनी खास तरह की सोच है। एक आम जो परिपाटी चली आ रही है राजनीति की, उससे अलग दावे वादों से ज्यादा वो भरोसा रखते हैं विजन पर, और उस विजन को मिशन की तरह लेते हैं और जनता से बात भी करते हैं। हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद है, मेहमान है हमारे, श्रीकांत शर्मा जी हैं, प्रधान महासचिव हैं, राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहली बात तो आपसे ये समझना चाहता हूं मैं कि जिस तरीके से आज की राजनीति हो रही है, हम बात करें तो कोई भी एक ढांचागत मूलभूत बदलाव की बात नहीं करता। हर जगह पूरे देश में एक पैटर्न चल गया फ्री बीज देने का। कोई भी एक सामाजिक बदलाव नहीं करना चाहता, एक ढांचागत बदलाव नहीं करना चाहता। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सही है कि तुरंत का फायदा दीजिए और तुरंत का वोट लीजिए, कि कितना नुकसानदायक है इस देश के लिए? देखिए, इन सब व्यवस्थाओं से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम इन चीजों को महसूस कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, जिससे एक राजनीतिक पार्टी का उदय भी हुआ, और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो अब आपके सामने है, इतिहास है, वो सब चीजें हो चुकी हैं। तो उन चीजों पे ना जाते हुए मैं आपको जो खास तौर से कुछ दो चार चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था, समाज को किस तरीके से नुकसान हो रहा है। भी आज हम जो विकासवादी राजनीति की जो लोग बात करते थे, तो आज वो विकासवादी राजनीति की जगह क्या हावी हो गया कि फ्री बाइज देके ही सत्ता में आया जा सकता है। और इससे क्या है कि लोगों के अंदर एक धारणा, आम जो गलत, जो एक मैसेज परसेप्शन क्रिएट होता चला जा रहा है कि जीत के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी रणनीति अपनाई जाए, पर जो वास्तविक मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करे। जैसे वास्तविक मुद्दों में अगर अपने बात करें, अभी रिसेंटली जो दिल्ली इलेक्शन के अंदर जो चुनाव जो अभी हुए हैं 2025 विधानसभा के, उसमें देखिए, विकासवादी राजनीति को लेके बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, जैसे आम जनता की समस्याएं थी, यहाँ पे जैसे ट्रैफिक की समस्याएं थी, उन चीजों पे कहीं कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा था। इसके बाद में यहाँ जो जो एयर क्वालिटी है उस चीज को लेके बातें सभी लोग बोल रहे हैं, पर उस चीज पे कोई ऐसा चर्चा करने का कॉन्क्रीट मॉडल नहीं लेके आया कि इस पे क्या कुछ हो सकता है। ऐसे बीसों मुद्दे थे जो दरकिनार कर दिए गए। सिर्फ एक ही चीज हुआ, भाई बड़ी पार्टियों ने वादे किए, कोई कह रहा है मैं 2100 रुपए दूंगा, कोई कह रहा है मैं 2500 रुपए दूंगा, तो क्या उससे आम आदमी का भला होगा। तो देखिए, मैं अर्थशास्त्र का जो है विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे कभी नहीं समझ आया कि ये सब कुछ फायदेमंद आम जनता के लिए हो सकता है। सर, ये सवाल मेरा ये है कि आपने इस बार 2 सीटों पर चुनाव भी लड़ा। आपने क्या देखा चुनाव में कि किस तरीके से क्या सामाजिक और राजनीतिक जो बातें बदलाव की चुनावों में होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो, उसमें आप क्या कमियां देखते हैं? और अगर जनता आपको मौका देती, तो आप वास्तविकता में क्या सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लोगों के जीवन में करते और कैसे करते? देखिए, अगर सामाजिक और राजनीतिक जो परिवर्तन की बात है, अगर हमें मौका मिलता, तो सबसे पहली चीज है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर मैंने विकसित देशों के मॉडल पे पूरा स्टडी किया। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। यहाँ तक भाजपा में भी ये बात बड़ी आम है कि भी ये मेघालय की शिक्षा नीति है जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो हम ये कहते हैं भी इस शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज तो ये है कि भी जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारे बड़े भाई साहब माननीय सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी, वो हमेशा कहते थे कि भी जो आम नागरिक है उसके लिए शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुलभ होना चाहिए,
और ये सभी के लिए फ्री होना चाहिए, इसका व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। पर देखिए वास्तविकता ये है कि भी ये व्यापारीकृत है। आज अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात भी करें तो वो भी व्यापारीकृत हैं, शिक्षा सुविधाएं वो भी व्यापारीकृत है। अगर हमें मौका मिलता तो हम ये कहते हैं कि जो सेकेंडरी शिक्षा है वो सभी के लिए समान और निःशुल्क होनी चाहिए। उसके अंदर ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये जो है फलां स्कूल का पढ़ने वाला है, ये कोई छोटे स्कूल का सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला है, ऐसा भेद खत्म होना चाहिए। जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है भी सबसे पहला हमारा शिक्षा का है, दूसरा हमारा स्वास्थ्य का है। भी स्वास्थ्य में हम कहते हैं भी स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर सरकारों को काम करना चाहिए। अगर हमें मौका मिलता तो भविष्य में अगर हमें मौका मिलेगा या मिलता है तो भी हम इन्हीं चीजों पे काम करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा मुख्य है। उसके बाद में महिला सुरक्षा की बात हुई, उस पर भी काम करना चाहिए और होना चाहिए। जी सर, राष्ट्रीय लोक सेवक दल बिहार में भी चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति बना रहा है। साल के अंत में चुनाव है, नवंबर दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे, परिणाम भी आ जाएंगे। आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। बिहार दशकों से बीमारू प्रदेश उसे कहा जाता रहा। आप बिहार में जाते हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे पहले सर शिक्षा पे मैं बात करूंगा। पटना कॉलेज एक टाइम पर बहुत प्रसिद्ध कॉलेज था, विश्व में नाम था। आज स्थिति ये है कि जिलों में, तहसीलों में एक विद्यालय में एक मास्टर है और वही 1 से कक्षा 5 तक पढ़ा रहा है। आखिर क्या कमियां रह गई बिहार जैसे देश प्रदेश में, जहाँ से चाणक्य और शिक्षा की बात होती रही है, कि वहाँ क्या कमी रह गई और कैसे आप परिवर्तन करेंगे उस प्रदेश को वापस से नालंदा वाली गरिमा लौटाने के लिए? शिक्षा में मैंने आपको जैसे अभी बोला कि आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आमूलचूल परिवर्तन में सेकेंडरी तक की शिक्षा जो है वो सभी के लिए निःशुल्क और समान। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ इस चीज को, निःशुल्क और समान में जो व्यापारीकरण अभी चल रहा है उस चीज को बंद कर दिया जाए तो फिर हम वास्तविक शिक्षा के ऊपर आते हैं। वास्तविक शिक्षा अगर मिलती है तो उसमें रोजगार का जो एक पुट होता है। भाई आज की जो शिक्षा व्यवस्था को मैं इस तरीके से नहीं बोल सकता कि मैं किसी को ब्लेम करूं कि ये चीज गलत चल रही है, पर वास्तविकता में क्या हो रहा है कि जो हमारा युवा है, जो शिक्षित होके आ रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, उसके सामने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो जाके क्या करेगा। सरकारी जो रोजगार है, जैसे सरकारी सेवाओं के लिए वो प्रयास करता है, उस चीज के लिए कोचिंग सेंटर्स की भरमार लगी हुई है, पर उनको स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कोई कुछ जो है व्यवस्था देने के लिए राजी नहीं है या फिर उनको मिल नहीं रही है। अभी हम लोगों ने बड़ा कंपोजिट होकर स्टडी किया कि भी रोजगार के अंदर बेहतरी किस तरीके से आ सकती है। तो सबसे पहला तो कारण ये आया कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिससे हम रोजगार को निश्चित कर पाए, क्योंकि वहां पे आपके स्किल डेवलपमेंट पे काम किया ही नहीं जा रहा है। वास्तविकता में ये है कि डिग्रियां बढ़ रही हैं, आप लोगों के पास में स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए फिर आपको कहीं ना कहीं दूसरे रोजगार के कार्यक्रमों के लिए जाना पड़ता है। और वहां जाने के बाद में भी सेम वही व्यथा आती है, भी आपको एक डिग्री थमा दी जाती है या फिर कोर्स का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। जब आप रियल टाइम किसी काम पे जाते हैं तो वहां पे आपको काम का नॉलेज नहीं होता है, तो वो तकलीफ होती है। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सेकेंडरी तक जो है समान शिक्षा व्यवस्था को लागू करेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि बीए स्टूडेंट किस विषय में होना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर कोई बच्चा जो है गणित में कमजोर है, हमारे यहाँ इवेल्युएशन है ग्रेडिंग का। भाई जो व्यक्ति अगर गणित का काम नहीं कर पा रहा है तो उसको फोर्स क्यों किया जा रहा है। कोई बच्चा इंग्लिश में कमजोर है, कोई किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, हम यहाँ इवेल्युएट कर लेते हैं कि भैया ये पास नहीं हो पाया, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी ना। आज अगर अपने स्किल बेस्ड जितने भी छोटे छोटे काम देखते हैं तो वहां पे शिक्षा की बजाय उनके स्किल को देखा जाता है। तो प्रथम तो हुआ कि भी हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। दूसरा ये हुआ कि इसके बाद में रोजगार पे आएंगे कि रोजगार के संसाधन क्या हो सकते हैं। उसमें मांग और आपूर्ति एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पर हम कभी लंबी चौड़ी चर्चा कभी बैठेंगे तो उस पर करेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर किसी भी प्रदेश के पास में या किसी सरकार के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ये तय हो सके कि वर्तमान समय में कितने लोग रोजगार के लिए उपलब्ध हैं, उनके पास में कौन कौन से स्किल्स हैं, और वर्तमान में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कौन से स्किल का कौन सा जो है जॉब वो
ऑफर कर रही हैं। तो इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हम पाट नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़े लेवल पे। आपने रोजगार की बात की। कितनी ही बेहतर शिक्षा हम दे दे, बच्चा स्किल्ड भी हो जाए, सबसे बड़ी चीज है सर बिहार में माइग्रेशन हर उम्र में है। 18 साल का बच्चा हुआ नहीं, वो बाहर आके या तो पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है या तैयारी कर रहा है। दिल्ली के कई ऐसे एरिया हैं, लखनऊ चले जाइए, सूरत चले जाइए, और बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। बिहार में सर जल मार्ग भी है, वायु मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, और इंडस्ट्री चलाने के लिए इससे बेहतर कोई रास्ता होता नहीं। आखिर कैसे आप बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, औद्योगिकरण करेंगे कि बिहार में, और बरौनी जैसे आज प्रसिद्ध है बेगूसराय में, और वैसे क्षेत्र कैसे डेवलप हो पाएंगे बिहार में? इसके लिए अगर अपने बात करें, भाई हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, और इसके अलावा जो ग्रामीण हमारी जो है, गांव की जो भूमिका है बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। खास तौर से अगर अपने बिहार जैसे प्रदेश की बात करें, बिहार में जिसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश ने कहीं पे श्रम और रोजगार के लिए जो आपूर्ति की है, तो मेरी शायद में बिहार का पहला नंबर आता है। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे बिहार से व्यक्ति आके श्रम नहीं कर रहा हो। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। अगर हमारे लेवल पे बोला जाए कि हम इसमें परिवर्तन क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम ये है कि जो हमारे कभी ग्राम स्वराज एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसमें लघु और कुटीर उद्योग, इन दो चीजों पे बड़ा फोकस किया जाता था। तो हमारा पहला काम ये होगा कि गांवों के अंदर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित छोटे छोटे रोजगार केंद्र, या फिर अपने बोले कि लघु और कुटीर उद्योग, जो वहां की लोकल सप्लाई को या किसी प्रोडक्शन को स्पेशलाइज कर रहे हो, हम उन चीजों पे फोकस करेंगे। ऐसी कम से कम अगर अपने बोले तो 20 से 50,000 यूनिटों की अगर व्यवस्था की जाए, तो उनसे लाखों के स्तर पे रोजगार मिल सकता है। इससे माइग्रेशन भी रुकेगा, और वहां के ग्रामीण क्षेत्र को विकास भी मिलेगा, और उसके अलावा रोजगार और संसाधन भी बढ़ेंगे। सर किसानों की बात की आपने। पंजाब में किसान बहुत फल फूल रहे हैं, हरियाणा में भी कमोबेश, दूसरे राज्यों से अच्छी स्थिति है किसानों की। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे एपीएमसी मंडीज नहीं है, एमएसपी की कोई बात नहीं करता। क्या किसानों के लिए भी कोई एक ऐसी सोच है कि हम आए, या हमें मौका मिले, या हम जब बिहार में बदलाव के लिए जाएं, तो किसानों के लिए क्या आप भी वही रटी रटाई बात एमएसपी पे करेंगे, एपीएमसी मंडी करेंगे, या कुछ अलग लेकर आएंगे किसानों के लिए, जिससे उनकी आय भी बढ़े और उनका सम्मान भी बढ़े? कृषि में ये बड़ा अच्छा चर्चा का विषय है, क्योंकि लगातार जैसे अभी पीछे हमने किसान आंदोलन में भी देखा, एमएसपी की चर्चा चली, जो लगातार जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। भी एमएसपी पे जाना चाहिए, वे उस चीज का हम भी विरोध नहीं करते, हम कहते हैं भी ये सब चीज होनी चाहिए। पर किसानी में परिवर्तन क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमारी जो सरकारें हैं वो कृषि को उद्योग मानने से इनकार करती है। कृषि को बेचारगी में माना जाता है। हम परंपरागत खेती में चल रहे हैं। वर्तमान में मेरी शायद में बहुत सारे जो विकसित देश हैं, जैसे अपने ब्राजील की बात करें, स्वीडन की बात करें, अगर ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ये कृषि पद्धति में बड़ी उन्नत तरीके की खेती करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक साल के अंदर जो मल्टी लेयर्स के अंदर प्रोडक्ट्स को वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। तो सीधा सा मेरा कहना ये है कि अगर कृषि के अंदर हम लोगों को मौका मिलता है, तो कृषि में सबसे पहले तो क्या है कि भी जोन वाइज उसका आवंटन होना चाहिए। आवंटन इस तरीके से बोल सकते हैं कि भी हमने क्या है कि अलग अलग एरिया को आइडेंटिफाई किया, किस तरीके की मिट्टी है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, वहां पे किस तरीके की फसलों को लाया जा सकता है। एक तो हो गई हमारी ट्रेडिशनल फसलें जिसको बोलते हैं, सामान्य फसलें, जैसे वहां पे मेरी शायद में मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब चीजें। बाजरा तो हो सकता है राजस्थान का हो, मुझे इतना पूरा नॉलेज। मक्का वहां का बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ व्यापारिक फसलें होती हैं। व्यापारिक फसलों पे काम किया जा सकता है। व्यापारिक फसलें इतने बड़े ह्यूज लेवल पे हो सकती हैं जिनकी डिमांड भी है मार्केट के अंदर। पर उससे पहले क्या है कि किसान को उस चीज की शिक्षा देना बहुत जरूरी है, उसको उस चीज के लिए एश्योर करना जरूरी है। देखिए, परंपरागत खेती को छोड़ना मुश्किल क्यों लग रहा है? जैसे मैंने यहाँ राजस्थान के अंदर बहुत सारे किसानों से बातचीत करी,
लगभग मैं यहाँ पे 650 से 700 गाँव के अंदर गया, उन लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। तो मुझे एक बात समझ आई कि वो परंपरागत खेती को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि उनकी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी अगर वो परंपरागत खेती को छोड़ते हैं। दूसरा ये है कि अगर नया कोई वो प्रयोग करते हैं तो उससे उनको रिस्क लगता है कि अगर वो फसल में फेल्योर हो गया तो इसकी भरपाई कैसे होगी। तो अगर हम सरकार का पार्ट होते हैं और नहीं भी होते हैं तो हम ये चर्चा सरकारों से भी अवश्य करेंगे और लोगों से भी अवश्य करेंगे। सरकार एक तो जो अभी इंश्योरेंस की जो व्यवस्था बोलती है कृषि के अंदर, उसको दुरुस्त किया जाए। दुरुस्त करने के बाद में दूसरा ये है कि जो फसलें हैं, व्यापारिक फसलों को बढ़ाने के लिए कुछ कंपोजिटेड प्रोग्राम चलाए जाए। जैसे जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मौद्रिक नीति के अंदर चयनात्मक साख नियंत्रण एक बोला जाता है, जिसमें क्या होता है पर्टिकुलर कुछ एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, क्रेडिट स्कीम्स चलाते हैं। उसी तरीके से हम क्या करना चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र के अंदर वहां पे कुछ एक फसलों को चिन्हित करें, उनका प्रॉपर मार्केट बनाएं, मार्केट बना के उनको फिर क्या है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे लेके जाएं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किंवदंती है या सिर्फ बात है। ये प्रैक्टिकली हमने इसके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स तैयार कर रखे हैं। धरातल पे पायलट प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी हमारे साथ में साथी लोग जो है तैयार है। पर उन चीजों के लिए सबसे पहले सरकारी स्तर के ऊपर ये होता है कि भाई सरकार इसको उद्योग तो माने, फिर वहां पे उद्यमी प्रोत्साहित करने, तो जो नए युवा है उनको रोजगार के लिए लाया जाए। तो ऐसी इसके अंदर 50 चीजें हैं जो परिवर्तित की जा सकती हैं और डेफिनेटली हम बिहार के अंदर, बिहार के जितने युवा हैं उनके साथ में इस चीज पे चर्चा करेंगे। जी सर, एक मेरा अंतिम सवाल ये है आपसे। बिहार के लिए बड़ा मशहूर है एक कहावत कि बिहार से जाति नहीं जाती। हर दल आए, चाहे लालू जी का दल हो, समाजवाद के नाम पर आए, लेकिन आज परिवारवाद का आरोप लगता है। नीतीश जी हैं, नीतीश जी जेडीयू में सबसे ऊपर है, अगला कौन होगा? नीतीश जी की परमिशन के बिना कोई नहीं। सबके अपने अपने समीकरण हैं। लालू यादव जी का माई समीकरण है, नीतीश जी का लवकुश समीकरण है, अन्य दलों के अपने अपने समीकरण हैं। अगर आप बिहार में आते, इस बात की क्या गारंटी है कि आप खुद सभी जाति के लोगों का समावेश, समरसता और सभी जातियों का आपके दल में एक जगह भी होगी और समावेश भी? इसमें मैं बहुत छोटे में खत्म करना चाहूंगा सुरक्षा। कि कोई भी जाति का व्यक्ति है, उसके अंदर एक तो जातिगत जो व्यवस्था को लेके असुरक्षा की भावना है, इस चीज को खत्म किया जाए। और उसके लिए सरकार को ये आश्वस्त करना पड़ेगा, अगर हम वहां का पार्ट होते हैं, नहीं होते हैं, मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ, भाई हम व्यवस्था परिवर्तन की चर्चा के लिए आना चाह रहे हैं। भाई हमारा मंतव्य ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के लिए हम वहां सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ एक सोच है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, जो वर्तमान में चीजें चल रही है उनको परिवर्तित करना है। तो आपने जो जातिगत सवाल पूछा है कि इस जातियों में, तो ये असुरक्षा की भावनाओं को खत्म करने के लिए युवाओं को जोड़ेंगे, उन लोगों को एश्योर करेंगे कि आप लोगों के साथ जब भी असुरक्षा की भावना होगी तो कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, चाहे वो प्रशासन के सामने खड़ा होना हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के सामने खड़ा होना हो, चाहे वो किसी अन्य के सामने खड़ा होना हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से वह व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना कि सत्ता परिवर्तन का। और अगर उन्हें मौका मिलता है या वो किसी भी रूप में, किस तरीके से उनका विजन है कि व्यवस्थाओं को जो अव्यवस्था में है उनको वो परिवर्तित कर पाएंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।